नमस्ते मैम। नमस्ते। आज बुद्ध पूर्णिमा है और हमारे गुरु के साथ है हम लोग। कितना कुछ सीखने को मिलेगा, कितना कुछ जानने को मिलेगा हमें। जो सीखना और जानना होता है ना, वो हमारे अंदर होता है। ये अच्छी बात है कि आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको कुछ सिखाऊंगी, बट हकीकत ये होती ही नहीं है। कोई आपको कुछ नहीं सिखाता। अगर सिखाने वाला जितना भी चाहे सिखाना, वो सामने वाले को तब तक कुछ भी नहीं सिखा सकता जब तक खुद सीखने वाला सीखने के लिए तैयार नहीं है। और गुरु कभी बाहर नहीं होते, गुरु हमेशा अपने अंदर होते हैं। सो आई एम फीलिंग गुड एंड फीलिंग ब्लेस्ड कि आप लोग मुझे वो दर्जा दे रहे हैं, पर आपके असली गुरु आपके अंदर है। और रही बात सवालों के जवाब की, हाँ, सवालों के जवाब मिल सकते हैं, बहुत सारा लर्निंग हम डिस्कस कर सकते हैं, बट ये कभी नहीं होता कि कोई आपको कुछ सिखाता है। आप तब तक कुछ भी नहीं सीखते जब तक आपकी अंदर सीखने की चाह ना हो, राइट? यस। किसी इंसान के अंदर चाहत है या उसको जगानी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग हम देखते हैं कि उनके अंदर पोटेंशियल बहुत सारा भरा पड़ा हुआ है। अपने आसपास अभी देखते हैं कि बहुत होशियार और बहुत काबिले तारीफ लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी स्किल्स होती है, पर वो कहीं ना कहीं अनयूटिलाइज्ड रह जाती है या वो अंडर पोटेंशियल ही रह जाते हैं, उनके पोटेंशियल को निखारा ही नहीं जाता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात मेरे जहन में यही है, आपसे आज मिलने और आपने जो बताया उसको लेकर। सवाल बहुत अच्छा है। मतलब ये क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी है आपकी कि ऑलरेडी पोटेंशियल है, उसे नहीं पता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन उसे यही नहीं पता है कि उसे सीखना चाहिए। सबसे ज्यादा किसी को सीखने की चाह तब होगी जब उसकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तकलीफें आएंगी, स्ट्रेस आएगा, या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें वो जानता ही नहीं कि उसको क्या करना और कैसे परफॉर्म करना। वो हो सकता है उसका करियर, वो हो सकता है उसका रिलेशनशिप, वो हो सकता है उसकी कुछ उलझने, कंफ्यूजन्स। पोटेंशियल सबके साथ होता है, सबके पास होता है। ऊपर वाले ने कोई पार्शियलिटी नहीं की है कि आप इस कंट्री से बिलोंग करते हैं या आप अमीर है तो आपको कुछ स्पेशल सहूलियत और बहुत सारे टैलेंट्स के साथ आपको भेजा है। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। टैलेंट हमें हमेशा अपने अंदर से बाहर लाना पड़ता है। और उसकी जो समझ है कि मुझे सीखने की समझ ही नहीं है कि मुझे भी सीखना चाहिए, वो तब तक नहीं आती जब तक आपकी जिंदगी में आप कोई प्रॉब्लम फेस ना करें, कोई चैलेंज फेस ना करें। शुरुआत हमेशा ग्रोथ की प्रॉब्लम और चैलेंज से होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में जब परेशानी आती है तब वो सीखने के बजाय दुखी हो जाते हैं और वो यही सोचते रहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ। पर सिक्के की इस पहलू की ओर उनका वो नजरिया ही नहीं पहुंचता। सवाल आधा रह जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कभी इस और उसने देखने की या झांकने की कोशिश की होती तो उसे समझ में आता कि उसके साथ हुआ क्योंकि उसके अंदर से उसे वो निखार लाना है। सहज स्वीकार अगर जिंदगी में आ जाए तो लर्निंग तो हर पल हम कर सकते हैं, और हर पल लर्निंग अगर होता रहेगा तो इवोल्यूशन भी होता रहेगा। जैसे आपने अभी बोला कि चाहत अंदर से आनी चाहिए, तकलीफ़ें आती है, आपको उसको ओवरकम करना चाहिए। तो हम सबको भी वो फेस हुआ है। आज जो भी हम आपसे सीखे हैं, जाने हैं और अभी भी सीख रहे हैं, तो मैंने तो कुछ सालों के लिए ये सिर्फ अभी किया है, बट हम जिनसे आपसे जो सीख रहे हैं, आपकी इतनी लंबी जर्नी है, बट कभी ना कभी तो आपने ज़ीरो से तो स्टार्ट किया होगा। तो हमें वो जानना है कि जब हमारी परिस्थिति ऐसी हो कि प्रॉब्लम आते हैं, तो हम कभी ब्लैंक हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ होता है। तो आपके जब ये पूरी जर्नी में ऐसे ढेर सारी परेशानियां या परिस्थिति आई होगी, तो उसमें आपने कैसे आगे बढ़े फिर और यहाँ तक आए? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखो, शुरुआत कहीं से तो हुई होगी, जीरो से। पर सच बताऊं, मैं अभी भी जीरो ही हूँ। मैं अभी भी किसी शुरुआत की राह में ही हूँ। जिस दिन मुझे ये लगा ना कि मैं ज्ञानी हूँ या मुझे बहुत कुछ अनुभव है या मुझे बहुत कुछ आता है, वो मेरे सत्य ज्ञान का आखिरी पल होगा और वो मेरी निष्फलता की शुरुआत होगी। सो मुझे आज भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं जीरो हूँ।
बहुत कुछ सीखना, बहुत सारे अनुभव करना बाकी है, बट ये तो हुई मेरे माइंडसेट की बात या मैं क्या मानती हूँ उसकी बात। अगर प्रैक्टिकली आपने जो सवाल पूछा है उसका अगर मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए हैं, प्रॉब्लम आज भी आते हैं। जब प्रॉब्लम आता है तब मैं ज्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि आज प्रॉब्लम आया है मतलब मेरे अंदर से कुछ तो इवॉल्व होगा। फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, मेरी स्पिरिचुअल पावर्स, व्हाटएवर इट इज, मुझे यकीन है चाहे वो प्रॉब्लम जिस भी सिचुएशन में से आया है, वो प्रॉब्लम आया है, दैट मीन्स मुझे पता है कि मेरे अंदर से कुछ तो इवॉल्व होगा ही होगा। हार के, थक के, रुक के, डिप्रेस होने के लिए प्रॉब्लम कभी नहीं आते। प्रॉब्लम मतलब खुशी, क्योंकि जो इंसान ग्रोथ के रास्ते पर चलता है उसके रास्ते में खड्डे और स्पीड ब्रेकर्स यानी कि प्रॉब्लम, स्ट्रेस एंड चैलेंजेस बहुत सहज है। और रही बात मेरी जर्नी की इतने सालों की, सो बस सहज है, सहज स्वीकार। कभी कुछ नहीं सोचा है कि मैं ये सीख रही हूँ या ये अनुभव है, इतना सहज है, इतना सहज है। हर दिन, हर पल, हर एहसास मेरा इतना सहज होता है कि चाहे प्रॉब्लम है, किसी की मृत्यु है, किसी को छोड़ना है, किसी से अलग होना है, किसी के साथ बातचीत बंद हो जाना है, जो भी चैलेंज है उसे मैं बस स्वीकार लेती हूँ। और एक बार जब मैं उसका 100% स्वीकार कर लेती हूँ तो उसमें से मुझे जो लर्निंग लेना है वो परिस्थिति और मेरा इंट्यूशन मुझे खुद ब खुद समझा देते हैं। और कुछ समय के बाद वो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी बन जाता है। सो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज होते हैं, उसे हम स्ट्रेस बस मानते हैं, वो हमारा एक नजरिया है। प्रॉब्लम भी एक शक्ति है। एग्जाम्पल, अभी मैं अगर आपके पास आऊं और आपको चिमटी काटूं तो आपको क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा, पेन होगा। वो पेन हुआ, वो कैसे पता चला? एहसास आपके किया, माइंड में एक Mind से। सिग्नल गया। हाँ। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, वो आपको कब पता चलता है? जब वो एहसास होता है। फील होता है। जो ऊर्जा दुख की है, क्या सुख की ऊर्जा नहीं होती? होती है। अगर बीमारी एक ऊर्जा है तो फिटनेस क्या एक ऊर्जा नहीं हो सकती? समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस यस यस। लोग सिर्फ कहते हैं कि हम ऊर्जा है, ये कहने से कुछ नहीं होता, ये एहसास और अनुभव की बात है। ये एक ऐसा सच है जो इंसान को खुद ढूंढना पड़ता है, खुद खोजना पड़ता है, अलग अलग जगह पर कुछ साल भटकना पड़ता है, कुछ किताबें पढ़नी पड़ती है, खुद उस खोज में घर से बाहर निकलना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, एडवेंचर्स करने पड़ते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ता है, नेचर के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। उसके बाद उसे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम एक ऊर्जा है तो सॉल्यूशन भी एक ऊर्जा है। अगर ऊर्जा से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, कोई दुख क्रिएट हुआ है, टीम को समझाने में एक एम्प्लॉय को और बॉस को वो कम्युनिकेशन का गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, पता नहीं जो भी इश्यू है, बट वो इश्यू भी तो एनर्जी है। तो क्या इंटेलेक्चुअल की एनर्जी को यूज करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? नॉलेज की एनर्जी को यूज करके क्या हम अपने एक्सपीरियंसेस को चेंज नहीं कर सकते? सिर्फ बोलना कि हम एक आत्मा है, ये सिर्फ एक ज्ञान है जो भाड़े का है। रेंटेड नॉलेज कहते हैं इसे। वो जो आप अभी जो बोले उसके ऊपर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जब हम ये कॉस्मिक कोच, कॉस्मिक हीलिंग सीखे, उससे पहले मैं धर्म को बिलीव करता था। ओके। बट अब पता चला कि स्पिरिचुअलिटी किस तरह से होती है, उसके क्या बेनिफिट है, क्यों वो जानना चाहिए, और अभी तो हम सीख रहे हैं। बट धर्म एंड आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, उसमें क्या फर्क है? और कई बार जब हम किसी को बताते हैं तो बोलते हैं हम भी आध्यात्मिक है, जबकि वो धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। सो इन दोनों को किस तरह से हम और अच्छी तरह से समझा भी सकते हैं और जान भी सकते हैं? इसके लिए ना मुझे थोड़ा याद करवाना पड़ेगा आपको अपने बारे में। मैं सही इंसान हूं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको समझा पाऊं कि धर्म और आध्यात्मिकता का डिफरेंस क्या है, भेद क्या है। पर हाँ, मैं अपने बारे में थोड़ा सा याद आपको इसीलिए करवाना चाहती हूँ कि जब मैं बिल्कुल छोटी थी, 7 साल की थी, तब मैंने खुद सवाल पूछे थे अपने दादाजी से
और वो सवालों के जवाब पाने के लिए, और वो सवाल भी कुछ ऐसे ही थे कि ह्यूमन बीइंग के पोटेंशियल्स क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, अगर जन्म हुआ है तो उसे सार्थक किस तरीके से किया जाएगा। तो ये सारे जो सवाल मेरे अंदर 7 साल की उम्र पे चल रहे थे, वो मेरे दादाजी ने बहुत ही अच्छे से मुझे समझाया था उनके तरीके से, बट उनकी ट्रेनिंग कुछ और थी कि तुम भगवत गीता पढ़ो, वो पढ़ ली, फिर उन्होंने कहा रामायण पढ़ो, वो पढ़ लिया, फिर उन्होंने कहा उपनिषद पढ़ो, वो भी पढ़ लिया, तुम वेद पढ़ो। अब 14 साल की उम्र तक मैंने ये सारी जो मेरी जर्नी थी पढ़ाई करने की, वो सारी धार्मिक रही थी। मुझे सवाल थे प्रैक्टिकल और मैं जवाब खोज रही थी ग्रंथों में। और 7 साल से 14 साल की उम्र पर छोटी बच्ची को क्या समझ में भी आएगा कि उस ग्रंथ में क्या लिखा है। अब आप उसे भक्ति कहो, धर्म कहो, अध्यात्म कहो, कोई टैग नहीं है मेरे पास कि मैंने जो पढ़ा उससे मुझे क्या समझ में आया। लेकिन 14 साल के बाद जब मैंने अपनी जर्नी को थोड़ा सा चेंज किया, शिफ्ट किया, जंगलों में जाना शुरू किया, पहाड़ों में जाना शुरू किया, पहाड़ों के अंदर जो तपस्वी तप कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उनसे मिलना शुरू किया, उनसे बातचीत करनी शुरू हुई, तब जाके जो मैंने पढ़ा था वो मुझे सच में समझ में आया। जब मैं पढ़ रही थी तब मेरा ये अनुभव था कि मैं धार्मिक हो गई, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। पर जब तक मैं किसी इंसान से मिली जिसने कुछ तपस्या की है, जो खुद योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा जंगलों में सालों से रह रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जंगल में रहने वाले तपस्वी से मैंने मुलाकात की थी, रियल लाइफ में, सोशल वर्ल्ड में आपके और मेरे जैसे कपड़े पहने हुए भी साधु और तपस्वी से मेरी मुलाकात हुई है, और उनसे भी मैंने बहुत सारे मेडिटेशंस, बहुत सारा लर्निंग्स, बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज लिया था। लेकिन उसके बाद मुझे एक चीज जो समझ आई, धर्म और आध्यात्मिकता का, अगर मैं अपने अनुभव से एक सिंपल सा डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सच हूं या मैं सही हूं या मैं नहीं कह रही हूं अभी, ये मैं अपना सिर्फ और सिर्फ अनुभव कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। भक्ति मतलब मैं किसी एनर्जी के साथ कनेक्शन फील कर रहा हूं, अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने इष्ट के नाम को लेने के द्वारा, उसके साथ जुड़ना जो कहीं बाहर है, जो हमसे ऊपर है, जो हमसे परे है, जो हमसे अलग है। और अध्यात्म यानी आध्यात्मिकता, वो है हमारे अंदर झांकना। भक्ति हमारे अंदर झांकना नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूं, पर स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद को समझना, धर्म मतलब अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को समझना, अपने रब को समझना, उससे कनेक्ट होना, और स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद को जानना कि आपका परब्रह्म आप ही के अंदर है और आप ही परब्रह्म है। आई एम इन यू एंड आई एम यू, ये है मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी। कैसे शुरुआत करनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन को, कि जिसको कुछ नहीं पता है कि मुझे अपने आप को थोड़ा इवॉल्व करना है जिससे मैं लोगों की मदद कर पाऊँ एकदम ग्राउंड लेवल से, तो वो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मौलिक भाई ने पूछा था ना मुझसे कि धर्म और आध्यात्मिकता का डिफरेंस क्या है। धर्म मतलब ईश्वर को जानना, उसके साथ कनेक्ट होना, और आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को जानना और ये एहसास करना कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है और हम ब्रह्मांड में हैं। ये जो सच है उसकी समझ और उसका एहसास ही शुरुआत है स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम। और अभी जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं कि नॉर्मल इंसान कैसे इस जर्नी को स्टार्ट कर सके, तो सबसे पहले तो नॉर्मल इंसान की जर्नी सवाल से शुरू होनी चाहिए कि जैसे कि एग्जाम्पल हमें 5 सेंस मिली है, अगर हम अपनी 5 इंद्रियों में ही एक्सीलेंट लेवल पर नहीं है, मतलब हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा महसूस करना, हमारी 5 इंद्रियां ही अगर एक्सीलेंट लेवल पर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम धरती का बोझ हैं। बिकॉज जहां तक मुझे लगता है बाकी सारे क्रीचर्स वो कर सकते हैं ना जो हम कर रहे हैं, हम उनसे अलग क्यों है? अगर हमें बनाया, इंसानियत मिली, तो कोई पर्पस तो होगा ना उस इंसानियत का।
वरना खाना पीना सोना और रिप्रोडक्शन करना वो तो दूसरे क्रीचर भी तो कर रहे थे जो हमसे पहले आ चुके हैं, और वो हमसे अच्छा इस धरती को चला रहे हैं। मतलब कि हम शायद डैमेज कर रहे होंगे प्रकृति को, जमीन को, धरती को, बहुत सारे रिसोर्सेस को हम डैमेज कर रहे हैं, जाने अनजाने कर रहे हैं, और कुछ कुछ लोग तो जानबूझकर कर रहे हैं अमीर होने के लिए, कुछ एक्सपीरियंसेस कंज्यूम करने के लिए। तो वो क्रीचर थे। अगर हमारा सृजन हुआ है तो सबसे पहला सवाल हमें ये पूछना चाहिए, मैं अपनी 5 सेंसेस को कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकूं। बहुत बेसिक लेवल है ये। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कहो या टेक्निक कहो, जैसे आप कुछ खा रहे हैं, अब मुझे बताओ कैसे खाते हो आप लोग? नॉर्मल हाथ से लेकर मुंह में फिर चबाना। हाँ, और आजकल आपने आसपास अपने बच्चों को या किसी और इंसान को, अपने पड़ोसियों को, अपने कलीग को देखा होगा, जब वो खाते हैं तब बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या करते हैं? मोबाइल हाथ में होता है। एब्सोल्युटली डिस्ट्रैक्ट, मतलब उनका फोकस होता है। हाँ, फोकस कहीं पे होता है, और वो खा रहे और उसमें कितना अंदर डाल दिया, कितना ओवर ईटिंग हो गया, शायद वो पता ही नहीं रहता है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो फोकस के साथ खा नहीं रहे। सो रही बात शुरुआत की, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं फूड को, तो वो फूड का एहसास तो लो पहले। और उसका एहसास चबाना नहीं होता है, चबाना बहुत आखिर का स्टेज है। जब वो खाना सामने आता है, उसको पहले आंखों से खाना होता है। आप आंखों से खाना मतलब क्या? मतलब उसको फील करना कि वो कैसे प्रिपेयर है, कौन सा कलर है उसमें। परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, जैसे आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे, ओके मैंने पैर ऊपर रखे हैं, मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं ऐसे बात कर रही हूँ, मैं ऐसे हाथ हिला रही हूँ, ऑब्जर्वेशन। तो खाने का ऑब्जर्वेशन। वैसे आप अलग अलग कैफेज में जाते होंगे, तो जो डिश आपके घर में बनती है वही डिश कैफे वाला बना रहा है, रेसिपी भी सेम है, इंग्रेडिएंट भी सेम है, लेकिन क्या प्रेजेंटेशन में चेंज होता है? क्यों? क्योंकि वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम जब कैफे में जाते हैं तो डिश का जो प्रेजेंटेशन है उस पर फोकस नहीं होता, वीडियो लेने में फोकस होता है कि वाह यार कितना मस्त कैफे है, क्या इंटीरियर है। हाँ, ये करना भी गलत नहीं है, बट एट व्हाट कॉस्ट? करने का समय सही नहीं है। सो जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि कोई नया इंसान है वो कैसे शुरू कर सके, तो ऑब्जर्वेशन से शुरू कीजिए। सबसे पहले आंखों से खाना है, मतलब उसकी छोटी सी छोटी डिटेल। एग्जाम्पल, अभी आप लोग नीचे देखो, हम गार्डन में बैठे हैं, राइट? आप अपने आसपास देखो, आपको कौन सा कलर मेजॉरिटी दिखाई दे रहा है? ग्रीन। ग्रीन। अब आप गौर से देखो, सिर्फ नीचे देखो, हर एक छोटे पत्ते को जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, डिफरेंट कलर्स, कोई डार्क ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन है, कोई पैरेट ग्रीन है, कोई मेहंदी ग्रीन है। यस। और ये 4 तो मैं बस यूं ही बोल रही हूँ, बाकी बहुत सारा डिफरेंस हम अपनी खुली आंखों से तब देख पाएंगे जब आंखों का सही इस्तेमाल करेंगे। सो अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में हम हैं, हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह है आज के इंसान का सच। और अगर उसे इवोल्यूशन की ओर आगे बढ़ना है, तो वो चाहे जो भी करे या कुछ ना भी करे, एटलीस्ट शुरुआत करे अपनी 5 सेंसेस को बेस्ट यूज करके। कि खाना भी आया है तो ऑब्जर्वेशन से, आंखों से खाना है, नजदीक लेकर आना है, सीधा मुंह में नहीं डालना है। सुगंध, उसकी जो फ्रेग्रेंस है उसे अपने अंदर लेकर तो आओ, क्योंकि हम इतने दूर हो चुके हैं फ्रेग्रेंस की स्किल से। क्यों डॉग को सेंस हो जाता है कि बॉम्ब कहाँ है या चोर कौन है, और चींटी से तो डॉग ऊपर है। और अगर डॉग से हम ऊपर हैं, तो क्यों चींटी और डॉग की एबिलिटी को हम भूल चुके हैं? पहले हम वो थे तो सही। हम ये कहते हैं कि उनकी सेंसेस ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल कम है, हमारे इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, सेंसेस कम है। तो सेंसेस कम नहीं है, हम अपनी ट्रेनिंग और अपने एक्सपीरियंस, अपनी पास्ट लाइफ्स को भूल चुके हैं। वो मेमोरी डिलीट हो चुकी है, इसीलिए हमें हर सिचुएशन में प्रॉब्लम दिखाई देता है।
जब हम उसे सूंघेंगे, उस सुगंध को, उस फ्रेग्रेंस को जब आप अपने अंदर लेकर आएंगे, अब आप सोचेंगे मैडम अब सामने जो भी खाने की डिश है उसे सूंघने से क्या होगा, बहुत कुछ बहुत होगा। कुछ। उसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी सिक्स्थ सेंस एनहेंस होना शुरू हो जाएगी, आपका इंटेलेक्चुअल और इंट्यूशन बैलेंसिंग में आएगा, आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा यानी कि आपका चैतन्य दोनों कंबाइन हो सकते हैं। उसकी प्रैक्टिसेस और उसकी टेक्निक्स बहुत छोटी छोटी होती है। कोई बहुत बड़ा धांसू काम करके, संसार त्याग के, घर बार छोड़ के, जंगल में जाके, कपड़े बदल के, रंग बदल के कुछ मेडिटेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, वो होता है फेज, लेकिन वो बहुत दूर का है। प्रैक्टिकल लाइफ में इवॉल्व होना है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर फोकस करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आंखों से खाना, सूंघ कर खाना, सूंघने के बाद उसको मुंह में रखना, चबाना नहीं है, मुंह में रखना और उसको हमारे सलाइवा में मिक्स होने देना। आपको पता है, बहुत सिली एग्जाम्पल है, छोटा बच्चा जो होता है ना, बहुत छोटा बच्चा, उसे पता नहीं होता कि सुसु कब आई, तो वो बेड गीला कर देता है, राइट, अपने कपड़े गीले कर देता है। हाँ, आजकल का दौर तो डायपर का है, तो वो बहुत कम चांसेस है। छोटा बच्चा जो जानता ही नहीं है कि उसे सुसु आई है, बस वो कर देता है। थोड़ी उम्र के बाद उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसको गाइडेंस मिलता है, और फिर वो सेंस करना शुरू करता है, और वो सेंसेस के साथ भागता है, मम्मी सुसु, और सुसु बाथरूम तक पहुंचे, वहां पर तो वो हो जाता है। बाथरूम से पहले हो जाता है, ड्राइंग रूम में सुसु हो जाता है, राइट। वो गाड़ी से निकल रहा है और गाड़ी के डोर पर, दरवाजे पर सुसु हो जाता है। मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जब डायपर नहीं थे। उसको एहसास होना शुरू हो गया, बट उसको एहसास समझ होना आना, शुरू, यार समझदार है। सो वो जो एहसास है ना कि सुसु आया, और फिर ट्रेनिंग के बाद वो एहसास बढ़ना कि मुझे पहले कंट्रोल करना है, फिर बाथरूम तक पहुंचना है, और फिर मुझे सही समय सही जगह पर सुसु लाना है। क्या ये हम अपने गुस्से के साथ नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया, वाह, यस यस, है ना? आ जाता है और हम कर देते हैं। तो वो छोटे बच्चे में और हम में क्या फर्क है? हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि यह सुसु यहाँ नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। तो वो भी तो अपने मन में सोच रहा होगा कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये गलत बात है। मैंने तो सिर्फ एक कांच का ग्लास तोड़ा है जो 200 रुपए का था, तुम तो मेरा मासूम सा दिल तोड़ रहे हो, अपनी आवाज बड़ी करके, मुझ पर गुस्सा करके, मुझ पर चिल्ला के। मेरे सबकॉन्शियस के अंदर तुम डाल रहे हो स्ट्रेस, ट्रॉमा। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये सेंसेस से आती है। किताब पढ़ने से, एडवाइस लेने से, कहीं जगह हर दिन जाने से ये बदलाव नहीं आता। बदलाव कॉन्शियसनेस से आता है, अवेयरनेस से आता है। और ये जो अवेयरनेस है वो हमारी सेंसेस के साथ कनेक्टेड है। सो जब वो खाना हम अपनी टंग पर रखते हैं और वो सलाइवा जब उसमें मिक्स होता है बिना चबाए, वो 1 सेकेंड का जो पॉज है ना, वो वाला पॉज है कि मैं बाथरूम तो खोज लूं पहले। हाँ, तो ये जो दौर था बाथरूम खोजने का, दरवाजा बंद करने का और सही जगह पर सही क्रिया करने का, वो यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेशेंस। खाना आया नहीं, मुंह में डाला नहीं, चबाया नहीं, और वो ऑन कर दिया है जो हमारा फेवरेट वेब सीरीज, टीवी सीरियल, कॉमेडी वाली जो ज्यादातर लोग देखते हैं। कुछ कार्टून्स चल रहे हैं, कुछ मूवीज चल रहे हैं, ध्यान उस पर है, उसमें सीन कौन सा आया, वो क्या कर रहे हैं। खाना गया साइड में, पेट को नहीं पता है क्या अंदर जा रहा है, टंग को तो बिल्कुल एहसास ही नहीं है, एहसास नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ कॉन्शियसनेस वो हमें कहीं पीछे धकेलता दे रहा है। और जब हम ये छोटी छोटी टेक्निक्स करेंगे ना, खाना आया, आंखों से देखा, फिर सूंघा, फ्रेग्रेंस को एंजॉय किया, अपने अंदर उसको डाला,
हमारे ब्रेन के डार्क एरियाज में वो फ्रेग्रेंस की मेमोरी स्टोर हो रही है। उसके आगे का जो स्टेज होगा ना, वो होगा कि हम अपने इंट्यूशंस को समझना शुरू करेंगे, हम अपनी सिक्स्थ सेंस के साथ कनेक्ट होना शुरू करेंगे। और जब वो सिक्स्थ सेंस के साथ कनेक्शन होगा, तब सुगंध साइड में रहेगी। वो डॉग जैसे सेंस करता है डेंजर कहाँ है, हम खुद के भविष्य के बारे में या सामने वाले इंसान के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसका भविष्य, हमारा अच्छा बुरा किस में है, हमारा फ़ायदा नुकसान किस में है, ये सब कुछ हम सेंस कर सकते हैं। बट सवाल ये है, क्या हम अपनी सूंघने की शक्ति को भी 100% यूज़ कर रहे हैं? 100% तो छोड़ो, एटलीस्ट जो दी है उसे मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं? रूटीन में नहीं कर रहे हैं। करेंगे तो ये सारा ह्यूमन पोटेंशियल निखर कर बाहर आएगा। जब वो जिह्वा पर रखेंगे, जब वो टंग पर खाना रहेगा, जब वो सलाइवा में मिक्स होगा, और वो जो ठहराव, वो जो स्वीकार कि मुझे एक पल की धीरज के बाद मुझे कंज्यूम करना है, बस वो कंज्यूम करने के बाद का स्टेज आता है चबाना। और चबाना भी इस तरीके से है कि वो इतना अच्छा चबा ले हम कि उसके बाद पेट के पास कुछ काम ही ना रहे। वो खाना रस बन के अंदर उतरे ताकि पेट में उसे डाइजेस्ट करने की जो कोशिश है वो नहीं करनी है। सेंसेस के ऊपर जब हम जाते हैं तो हम अल्टीमेटली क्या है? शरीर, मन और आत्मा। और शरीर क्या है? पंच महाभूत है। इंसान क्या है? पंच महाभूत है। शरीर, मन और आत्मा के कॉम्बिनेशन के अलावा हम पंच महाभूत है। तो उसके अंदर अगर आप पानी डाल रहे हो, खाना डाल रहे हो, प्रकृति का कोई भी एक अंग यूज कर रहे हो अपने अंदर के इम्प्रूवमेंट के लिए, फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, सही अपॉर्चुनिटी के साथ फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए, तो ये सब कुछ एनर्जी तो है। Yes. जैसे ये सब कुछ एनर्जी है, तो दो लोग भी एनर्जी है। जैसे जैसे शायद आप और मैं हैं, हम दोनों भी एनर्जी है। मैं और कोई इंसान है, जैसे मैं और प्रणय भाई है, हम दोनों भी एक एनर्जी है, ठीक है। बट कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि दोनों एनर्जीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो कई बार पोटेंशियल वेस्टेज भी हो रहा है, और कई बार ये भी होता है कि लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि उनकी लाइफ में ये इंसान क्यों है, या उनको यही नहीं मालूम कि उनकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी क्यों आई है। किसी इंसान का करीब आना, किसी इंसान का दूर जाना, या किसी इंसान के साथ मन मिटाव होना, वो सब क्यों हो रहा है वो भी उनको आइडिया नहीं होता, और उसी की वजह से सारी एनर्जीज वेस्ट हो रही है। तो उसको आप एक प्रॉपर चैनलाइज कैसे कर सकते हैं हम? ये छोटा पत्ता दिख रहा है, क्या इसकी वैल्यू और सूरज की वैल्यू अलग होगी? नो। बेसिकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली सोचने जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैडम, सूरज है, गर्मी है, प्रकाश है, धूप है, बारिश है, तभी तो प्रकृति खिलती है, और तभी तो ये बीज में से ये पत्ते, पौधे, पेड़ निकलते हैं। तो सूरज ही तो सोर्स हुआ ना इसका। बट मैं ये कह रही हूँ कि जितना महत्व सूरज का है, उतना ही महत्व एक छोटे से पौधे का या पत्ते का है। जितना महत्व एक बीज का है, उतना ही महत्व किसी इंसान का है। तो जितना महत्व सुर का है, उतना ही महत्व असुर का है। Yes. जितना महत्व गुस्से का है, उतना ही महत्व शांति का है। दिन और रात क्यों है? चांद और सूरज क्यों है? चांद की अपनी गरिमा है, अपनी ऊर्जा है, सूरज का अपना ताप है, तपिश है। दो इंसान अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि दोनों का कर्म अलग है, दोनों की चॉइसेस अलग है, दोनों का जन्म अलग है, दोनों का मकसद अलग है। दुर्योधन के एग्जिस्टेंस का पर्पस ही अलग था। अगर वो ना होते तो क्या किसी और कैरेक्टर का महत्व निखर कर बाहर आता? नहीं। जब तक हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम, दुख, तकलीफें, मृत्यु, नुकसान, चैलेंज, स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं आते, तब तक हम निखरते ही नहीं है, तब तक हम सही रास्ते पर जाते ही नहीं हैं। तो अच्छा है कि आपकी जिंदगी में कोई है जो आपको रोक रहा है, टोक रहा है। आपकी ऊर्जा वेस्ट नहीं हो रही है,
सही दिशा में चैनलाइज ही हो रही है। आप स्ट्रेस लेकर बैठे हो क्योंकि आप अभी भी वहीं अटके हो कि वो मुझे नहीं समझता, मेरे पापा मुझे नहीं समझते, मेरा हस्बैंड मुझे परमिशन नहीं देता, मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती, मुझे ये स्टार्टअप करना है या मुझे ये करना है वो करना है, मुझे परमिशन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट यहाँ पर अटकना नहीं है, वो ऐसे हैं इसीलिए आप इतने टफ बनने वाले हो या बन रहे हो। सोना जो होता है ना वो तभी निखरता है जब तपता है। आप जितना भी अलग जाओगे उस इंसान से, जितना भी घर्षण होगा, उतना ही डिस्ट्रैक्शन होगा, उतना ही संहार होगा आपकी ऊर्जा का, आपके पोटेंशियल का, आपके सुकून का, आपकी शांति का। तो करना क्या? क्या उसकी बातों में हाँ मिलानी? नहीं। उसको जो चाहिए वो दो। उसको चाहिए कि आप उसकी बात मान रहे हैं, मानो। आप अपने अंदर ऐसा बदलाव लाके रखो उसके सामने कि एक वक्त आए कि उसे भी आपकी बात मानने पर समझना ऑटोमेटिकली वो शुरू करे कि हाँ यार, आप में पोटेंशियल है, आपको जाने देना चाहिए, आपको ये करने देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार वो इंसान आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा अगर आप बदल जाएंगे तो, नॉट नेसेसरी, नॉट एट ऑल। हम एनर्जी है। अगर आपको इंसान की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना आ गया थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तो वो कॉस्मिक एनर्जी जो उसके अंदर है, वो पंच महाभूत जो उसके अंदर है, वही पंच महाभूत हमारे अंदर है। क्या असुर और सुर अलग है? वैसे देखा जाए तो अलग है, पर सोर्स तो एक है ना। दिन और रात अलग है, वैसे अलग है, पर सोर्स तो एक है ना। अलग को अलग ही रहने दो, उसका भी एक अलग चार्म है, उसका भी एक अलग मजा है। उससे झगड़ो नहीं, उलझो नहीं। जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करोगे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। कॉन्फ्लिक्ट नहीं करोगे, सहज स्वीकार करोगे और अपने इवोल्यूशन में आगे बढ़ते रहोगे, तो वही इंसान जो आपको ट्रिगर कर रहा था वो आपके ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा निमित्त इंसान बनेगा। सो मैम, जो काफ़ी सारी अभी बात हुई जिसमें कॉस्मिक हीलिंग, कॉस्मिक कोच, कहाँ से शुरू करना, तो पर्सनली मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक थॉट है। मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आध्यात्मिकता क्या होती है, वो मैंने आपसे जाना सीखा 3.5-4 साल पहले जब फर्स्ट आपसे मिला। और यही वर्ड मैं जब आपसे सुन रहा था तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं, बट एक थॉट प्रोसेस था कि बस सिर्फ फॉलो करना है, अपना बेस्ट देना है और कंट्रीब्यूट करना है। उसका रिज़ल्ट ये आया कि कॉस्मिक हीलिंग हम दे रहे हैं, और उसमें बेस्ट रिज़ल्ट ये आया कि मेरे घर के अंदर मेरी बच्ची जो 15 साल की है, अदिति, वो खुद भी आज हीलर बन चुकी है, आपको फॉलो कर रही है, समाज को कंट्रीब्यूट कर रही है। और यही थॉट मेरे अंदर चल रहा है कि क्यों ना हर घर के अंदर एक हीलर हो, मतलब वो हीलिंग सीखे, कॉस्मिक हीलिंग क्या है उसके बारे में जाने, जिससे कि वो अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को या समाज को कंट्रीब्यूट कर पाए। सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये थॉट बहुत ही अच्छा है, पर मैं ये कहूँगी कि हर घर में नहीं, हर इंसान को ये समझ होनी चाहिए कि कॉस्मिक एनर्जी है क्या। यहाँ पर ये बात नहीं है कि आप अपना प्रोफेशन बदलो और आप हीलर बनो। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आप जो कर रहे हो बिंदास करते रहो। आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप रिटायर्ड हो चुके हो, आप स्टूडेंट है, आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, जो कर रहे हो वो करो, पर एटलीस्ट वो तो जान लो कि आप हो कौन। करेक्ट। और अगर किसी इंसान ने जान लिया कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक हीलिंग, खुद के बारे में जब वो जानेगा, तभी उसको पता चलेगा ना कि ये पत्ते में कितना पावर है। हम लीफ हीलिंग समझाते हैं। Yes. अपने बहुत सारे हम क्लाइंट्स जो है, पार्टिसिपेंट्स जो है, उनको रिजल्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये तो, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब आपने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो आपकी बेटी के बारे में आया था, पब्लिश हुआ था। उसमें मैम ये होता है कि जो लोग नहीं जानते हैं कि कॉस्मिक हीलिंग क्या है, वो मतलब वो पूछते हैं कि
अदिति आपसे एक ग्लास के अंदर वो पानी होता है, उसमें कुछ आप करते हो और हमको काफ़ी कुछ हीलिंग हो जाता है, काफ़ी कुछ दर्द से रिलीफ मिल जाता है, वो आप करते क्या हो? और जब वो समझाते हैं, मतलब मेरी बेटी उनको समझाती है कि इस तरह से ये प्रोसेस होती है, आप ट्राई कीजिए 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और 10-12 दिन के बाद वही इंसान बताते कि यस बेटा, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि सीखा तो सिर्फ बड़ों से जाता है, इतनी छोटी उम्र में आपने हमें कुछ सिखाया। वाओ, सो और वो इम्प्रेसिव। 15 साल की उम्र पे 200-250 लोगों के सामने आज स्टेज पर से ये कंट्रीब्यूट कर रही है। और सोचो, एक पिता होकर आपको अपनी 15 साल की बेटी पर इतना नाज है, तो हमारे जो वो माता पिता है वो कितना प्राउड फील करेंगे अगर हम सच को जान लेंगे। मैं प्रोफेशन की बात ही नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, सच की बात कर रही हूँ। 5 सेंसेस, 6th सेंसेस, ह्यूमन पोटेंशियल, अपनी स्किल, अपना अंदर का जो सच है, अगर हम वो जानना शुरू करें, नेचर के साथ कनेक्शन बढ़ाना शुरू करें, नेचर कितना पावरफुल है। और सोचो, अगर इतनी कम उम्र में सच को जानने से ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं कि किसी की बीमारी में उसे अच्छा हो रहा है, वो फिटनेस की ओर जा रहा है वो इंसान, तो इस बच्ची का कॉन्फिडेंस आने वाले 50 साल के बाद क्या होगा, या उसकी आने वाली जिंदगी क्या होगी, हम इमेजिन कर सकते हैं। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। हम भी वही थे जो आप थे, हमने सिर्फ नजरिया ट्रांसफॉर्म किया, हमारी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो किसी को ये कैसे बता सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं कि उसका खुद का नजरिया कैसे बदल सकता है वो? जब तक कोई इंसान खुद सीखना ना चाहे ना, सलाह ही मत दो। ओके। क्योंकि बोलने से ज्यादा महत्व चुप रहने का है, शब्दों से ज्यादा कीमत मौन की है। बचपन से लेकर अब तक जहां जहां जरूरत नहीं पड़ी है, तब तक मैंने अपना मुंह नहीं खोला है। मुंह खोलकर बताना उसे है जिसने आपसे कुछ पूछा है, या आपको उसे बताने की आवश्यकता लग रही है। कोई भी पात्र की पात्रता ना हो तब तक हम एक भी द्रव्य उसके अंदर नहीं डाल सकते। अगर पात्र में धूल है, मिट्टी है, कचरा है, तो उसमें सबसे पहले पानी डालकर उस पात्र को साफ करना है, उसके बाद उसमें कोई भी दूसरा द्रव्य डालना है। तो द्रव्य डालने की जो टेक्निक या प्रोसेस या स्टेज है, वो बहुत बाद में आते हैं। मुंह तो तब खोलना है जब आपका मौन काम खत्म कर दे। पहला काम तो आपका मौन और आपकी मौजूदगी से होता है, फिर आपके शब्द और आपके ज्ञान की या आपकी सलाह या आपके गाइडेंस की आवश्यकता होती है। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो समझदार नहीं है वो पागल है, या हम कुछ अलग है और वो नॉर्मल नहीं है, हम स्पेशल हैं। नो नो नो, हम स्पेशल नहीं हैं, हर इंसान स्पेशल है। हमें बस वो एहसास मिल रहा है कि हम प्रकृति के साथ कनेक्टेड हैं। उन्हें वो एहसास नहीं है, तो वो एहसास कैसे ला सकते हैं? अपने अंदर जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे, तब तक आपके पास अधिकार नहीं है किसी को सलाह देने का। मैं अगर नहीं वो फॉलो कर रही हूँ जो आपको बता रही हूँ, तो मुझसे बड़ा फ्रॉड इंसान ही नहीं है इस दुनिया में। लाइक आप लोग जानते हैं कि जैसे एक भी चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ, वो मैंने कभी भी आपको नहीं बताई है। आपने कुछ भी मुझे पूछा है, मैंने आपको क्लियरली कहा होगा कि आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में नहीं पता है। कभी मैंने हाँ में हाँ नहीं मिले, हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ इसका ये होता है, अरे छोड़ तू, ये नहीं होता, वो सच नहीं है, मैं जो कह रही हूँ वो सच है, कभी नहीं। जो अनुभव किया है बस वो बताओ, और वो भी बताने की आवश्यकता जब पड़े तब बताओ, वरना खुद ही इतने आगे बढ़ते रहो कि सामने वाला खुद पूछने आए कि तूने किया क्या। जब तक वो ना पूछे, प्यासा अगर प्यासा नहीं है और आप पानी दोगे तो वो पानी से नहाएगा, पिएगा नहीं। और जब वो भटकेगा और प्यास लगेगी, तब उसे याद आएगा कि उस पानी को जो मुझे पीने के लिए बचा के रखना चाहिए था, उस पानी को मैंने वेस्ट कर दिया। कहीं ना कहीं जब छोटे थे, जब से हमने समझना शुरू किया
तो कुछ ना कुछ ऐसे संस्कार है या ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर डाली होगी कि हम आज कुछ कर पा रहे हैं, राइट। तो बट आज जैसे अभी हमारी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि खाते समय टीवी चालू कर देते हैं बच्चे, ये चालू कर देते हैं, तो इन्होंने भी बोला फिर कि लोग भटकना चालू कर देते हैं आगे बड़े होके। तो एज अ पेरेंट्स कि जो भी हम कर सके वो तो करते ही है, बट उनको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए बच्चों को। पेरेंट्स को पता ही नहीं कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। कि अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छा है, टीवी दे दिया वो अच्छा नहीं है, तो बट वो उसके लिए हम उनको कैसे करें कि आप अपने बच्चों को जो भविष्य देना चाहते हो वो सही ज्ञान से, ना कि उनको चिल्लाने से या ऐसे होता है, तो वो कैसे हम। सेम आंसर है जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था। बच्चा तभी सीखेगा जब बदलाव माँ बाप लाएंगे। आप जब ऑफिस नहीं जा रहे हो या अपना जो कमिटमेंट है वो फुलफिल नहीं कर रहे हो और उसके लिए आप कोई भी गलत बहाना मार रहे हो और फिर उसे समझा रहे हो दूसरे दिन कि तुझे स्कूल जाना चाहिए, ट्यूशन जाना चाहिए, पेट दर्द का बहाना मत मार, तो कोई भी बात है ना उसके अंदर रजिस्टर नहीं हो रही है। इनपुट ही नहीं हो रही है तो रजिस्टर तो कहाँ होगी। माइंड में बात तभी रजिस्टर होती है ना जब हम रिसीव करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। वो इंफॉर्मेशन ही अंदर रिसीव ही नहीं हो रही है, यहाँ से सुनकर यहाँ से जा रहा है और विदाउट रिसीविंग, विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट फिल्टरेशन वो यूं सुना और यूं निकला। तो रही बात बच्चे को समझाने की कि क्या करना चाहिए बच्चे को, उससे पहले तो माँ बाप को समझना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। इसीलिए पता है कुछ युग पहले 4 अलग अलग आश्रम थे, यानी कि बच्चा जो है वो अपने माता पिता से दूर गुरु के साथ पढ़ने जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें तय थी कि पहले कुछ साल उसकी पढ़ाई, और पढ़ाई भी कैसी, उसके भविष्य के लिए वो सही इंसान बने, उसके लिए जो पढ़ाई ज़रूरी थी। अब उसमें वो लकड़ी काटने से लेकर कोई नदी का बहाव बढ़ गया है तो कैसे उस नदी के पानी को आश्रम में अंदर आने से रोका जाए, वो टेक्निकल स्किल को भी कम रिसोर्सेस में वो चैलेंजेस को फेस करने का जो करेज था, जो ट्रेनिंग थी, वो उनको वहाँ मिल रही थी। आज हम क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, बस अच्छी स्कूल, अच्छी लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सबसे अच्छी, ऐसा हम मानते हैं। बच्चा इंग्लिश बोलने लगे मतलब हम ताली बजाते हैं कि वाह यार क्या बात है, मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। हम जिस चीज़ को महत्व दे रहे हैं ना, सबसे पहले तो हमें ये खोजना है कि क्या वो चीज़ उस महत्व के काबिल भी है। मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, आप दो महत्व, इंटरनेशनली इंग्लिश ही है जो आपकी हेल्प करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश बोलना नहीं आता वो डम है। जो बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है वो डम है, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग किस्म के माइंड होते हैं, एक लॉजिकल और एक क्रिएटिव। जिसका मैथ्स पावरफुल है उसका लॉजिकल ब्रेन लीड कर रहा है, और जिसका मैथ्स पावरफुल नहीं है, पुअर है, उसका क्रिएटिव ब्रेन उसे लीड कर रहा है। हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बने, एक्टर बने, सिंगर बने, पेंटर बने, एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है वो। पहले तो माँ बाप को समझना पड़ेगा कि वो जिस चीज को महत्व दे रहे हैं कि टीवी छोड़ और पढ़ाई कर, ये 2 वाक्य नहीं है, ये उसका भविष्य है जो आपके मुंह से निकल रहा है, ये उसके सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग है जो आप जाने अनजाने कर रहे हैं। टीवी छोड़ का मतलब ये नहीं होता, टीवी में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी आती है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी आती है देखने की, और पढ़ाई के अंदर बहुत फालतू चीजें भी हैं जो हम बिना वजह पढ़ने के लिए उसको जोर दे रहे हैं। क्या लगता है सारी की सारी एजुकेशन सिस्टम में कोई एरर नहीं है? एरर हर जगह है, लेकिन एरर पर फोकस किए बगैर जो पढ़ाई काम की है, जो उसका किरदार बनाती है, जो उसके पोटेंशियल को निखार के बाहर लेकर आती है, जो टेक्निकलिटीज है पढ़ाई की, उसमें फोकस करवाओ। रट्टा मारकर 100 में से 100 लाना ही है, ये रेस में जब आप उसे भेजते हो ना, तब वो बच्चा लीडर नहीं बन सकता।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बच्चे 100 में से 100 लाते हैं वो लीडर नहीं बन सकते मेरी बात को गलत तरीके से मत लेना। मैं सबकॉन्शियस के प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ। जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसे आप जितना भी फोर्स करोगे, आप उसके दिमाग में विलन ही बन रहे हो। आप उसे तरीके को बदल के तो देखो। उसे किताब पढ़ने से बोरिंग फील हो रहा है, उसे नींद आ रही है, हो सकता है उसका वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, पर उसकी जो 5 सेंसेस में आंख जो है कि पढ़ना मतलब सोना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप उसे बोलकर कुछ समझाएंगे, अच्छे कोई ट्यूटर रखेंगे जो उसको बोलकर, बताकर, सुनाकर समझाए, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी सुनने की इंद्री उसे लीड कर रही है, तो उसे सुनने में मजा आ रहा है और उसे सब कुछ याद रह गया है। आप उसे गधा बना रहे हो। उसकी काबिलियत को समझने के लिए उसके व्यक्तित्व को ऑप्शंस दो। माता पिता को एडवाइस देने से पहले जो होमवर्क करना है वो मेरी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है बच्चे के भविष्य का, क्योंकि सबसे पहला कदम माता पिता को लेना है सच जानने का। जब आप उसके सामने ऑप्शंस देंगे ना कि तू ये वाली पढ़ाई कर, तू आज मेरे साथ बाहर आ, आज हम चल एडवेंचर पर जाते हैं, आज इस अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं, आज इस इंसान को मिलते हैं, आप उसको एक शॉप के ऊपर लेकर जाओ। नॉट नेसेसरी कि किताब की पढ़ाई से ही उसका किरदार अच्छा होगा। आप जब मजदूरी कर रहा है वो दृश्य उसे बताएंगे, उसमें से उसे पूछेंगे। एक बार एक पिता ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को एहसास देना चाहता हूँ कि हम कितने अमीर हैं और हमारी अमीरी की वो कदर करे, इसलिए वो उस बच्चे को गांव में लेकर गया और वहाँ पर 1 दिन और 1 रात वो अपने बच्चे के साथ रहा। जब वो वापस आ रहे थे उस गांव में से, तब उसने अपने बच्चे को पूछा कि बताओ बेटा, क्या कहना है तुम्हें गांव की गरीबी के बारे में। तब उस बच्चे ने कहा, पापा गांव में तो कोई भी गरीब नहीं था, आपने ये सवाल क्यों पूछा। तो उसके पापा को झटका लगा। उसने बोला कि बेटा तुम्हें कोई गरीब नहीं दिखा। बोले नहीं पापा, गरीब तो हम लोग हैं। बोले बेटा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, हम मोबाइल के बगैर टाइम पास नहीं कर सकते। वहाँ पर तो भजन, सत्संग और बहुत सारी ज्ञान की बातें हो रही थी, बहुत सारा लर्निंग हो रहा था। हम हमेशा गेम खेलते हैं गैजेट्स में, लेकिन पापा वो लोग के बच्चे जो थे वो तो पेड़ पर चढ़ के गेम्स खेल रहे थे। वो जो किसान के बेटे थे वो गांव के खेतों में इतने अच्छे से पेड़ के नीचे धूप में भी खेल रहे थे। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता पापा। मैं जब क्रिकेट मैच के लिए जाता हूँ कभी कभार, तो मुझे तो अपना वो विटामिन सी वाला टॉनिक साथ में चाहिए, कैप के साथ। और हमारे जो ड्राइवर अंकल होते हैं ना, वो अम्ब्रेला लेकर आते हैं मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए। सो मुझे तो गांव में कोई गरीब नहीं दिखा, क्योंकि वो लोग तो हमसे ज़्यादा खुश थे। इट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग। हमें लगता है कि हम जो बता रहे हैं वो उसका सच है, वो जो देख रहा है और उसकी समझ से जो वो समझ रहा है वो उसका सच है। True. आप अपना सच बदलो तो उसका सच बदल जाएगा। अभी जैसे आपने बताया कि उनको ऑप्शन दो, लेट देम चॉइस, चूज। और इसी बात से जैसे इसी बात में आपने बताया कि पहले हम 4 अलग अलग पार्ट थे पुराने ज़माने में, बहुत पुराना। तभी मुझे एक याद आया जो शेयर करना चाहूँगा कि पहले जब बेटे या बेटी जो भी होते थे उनको वो लोग ऑप्शन देते थे, छोटे थे तब, कि उनको क्या चूज़ करना है, कि बुक चूज़ करनी है या कोई हथियार या कुछ ऐसा है, या तो वो जो भी फिर वो चूज़ करते उसी में फिर उसको आश्रम में या वहीं आगे पढ़ाया जाता था। सही है ना। और उससे एक चीज़ और, आज घर में झगड़े जो हो रहे हैं ना, सास बहू के हो या ससुर और बहू के हो, बाप बेटे के हो, उसका बहुत बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं त्याग और स्वीकार का जो समत्वम है वो खो गया है। 4 आश्रम क्यों थे? सही उम्र पर शिक्षा लो, उसी शिक्षा को इम्प्लीमेंट करो, लीड करो अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपने राज्य को, अपनी प्रजा को। आपका जो भी लेवल है
नॉट नेसेसरी कि आप राजकंवर ही हैं तो ही आप राजा बनेंगे। आप अपने फील्ड में एक फेज है जहाँ पर सीखना है, जहाँ पर अपने आप को उस चैलेंजेस के सामने लेकर खड़ा कर देना है, अपने आप को निखरने देना है। दूसरा फेज था जिसमें उसे लीड करना है। तीसरा फेज था जिसमें उसे सपोर्ट करना है ताकि कोई और लीड कर सके। और चौथा फेज था जिसमें उसे सब कुछ जो बना बनाया है उसे छोड़कर कहीं जाना था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज की तारीख में हमें घर त्यागना चाहिए, पर क्या हम घर के निर्णयों को करने की जो सत्ता है उसे नहीं त्याग सकते? बहुत सही। और हमसे बाद जो जन्म ले रहा है वो कई गुना हमसे आगे है, चाहे हमारे अनुभव जितने भी है, पर वो जो अनुभव करेगा उसके अनुभव में वो हमेशा हमसे आगे रहने वाला है, क्योंकि वो हमारे बाद आया है। और जो चीज़ जितनी बाद में, जितनी देर से आती है, वो चीज़ उतनी ही निखर कर आती है। इन जनरल हर जगह ये चीज़ लागू नहीं होती ये बात। सो अगर आपको ये लगता है कि आप अपने आसपास कहीं पर भी ये देख रहे हैं ऐसे झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, हर चीज़ का सही समय है। सीखने का स्वीकार, करके देने का स्वीकार, किसी और को करने के लिए काबिल बनाने का अपने अंदर का धीरज, और फिर सब कुछ छोड़ के त्याग कर चले जाने का सामर्थ्य, ये 4 फेजेस जो पुराने ज़माने में, पुराने युग में थे, उसके लर्निंग्स को भी अगर आज हम ला दें ना, 100% नहीं, छोटे छोटे लर्निंग्स, कि मेरा बेटा अब इतना हो चुका है, इतनी उसकी उम्र है। देखो एक छोटे बच्चे को मेरे एक मेंटर है स्नेह सर, उनके पापा ने मुझे एग्जाम्पल समझाया कि अपने बेटा कोई छोटा बच्चा जो होता है ना, वो एक बार आ रहा है किचन में गरम कुकर के करीब, तो उसे एक बार बताओ कि कुकर गरम है, फिर भी वो नज़दीक आए तो दोबारा बताओ कुकर गरम है, तीसरी बार बताना चाहते हो और माहौल है तो बताओ, लेकिन चौथी बार बताने की गलती कभी मत करो, क्योंकि आप बार बार बताकर दुखी हो रहे हो, वो मान तो नहीं रहा है आपकी सलाह को, वो जितना नज़दीक जा रहा है रिस्क बढ़ रहा है। लेकिन 3 बार बताने के बावजूद भी अगर वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा है, तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर दो, क्योंकि अब वो जो भी उलझन या जो भी परिस्थिति में आएगा, उसमें से वो खुद सक्षमता से लर्न करेगा उस चीज़ को। जब वो छुएगा उस गरम कुकर को तो खुद ब खुद हाथ अलग कर लेगा, और वो उसकी मेमोरी में लंबे वक्त तक स्टोर रहेगी ये बात कि हाँ ये गरम है, इसको मुझे नहीं छूना चाहिए। कुछ दिनों बाद अगर ठंडा भी होगा ना, तो वो कुकर के करीब नहीं जाएगा। तो जो पिता ये सोच रहा है कि मैं अपने बेटे को बिजनेस चलाने नहीं दे सकता क्योंकि वो नुकसान कर देगा, अगर वो नुकसान नहीं करेगा, अगर वो सीखेगा नहीं, तो वो लीडर कैसे बनेगा? और आप उसको संपत्ति दे सकते हो, लेकिन अगर उसमें सामर्थ्य नहीं है तो वो संपत्ति को कम भी करेगा, रोड पर भी आ जाएगा। और अगर उसके अंदर सामर्थ्य होगा तो वो संपत्ति की ज़रूरत ही नहीं है जो आपने उसे दी है, और मान लो आपने उसे दी है तो वो उसको 10 गुना 100 गुना बढ़ाएगा। कभी भी अपने बच्चे को कोई भी संपत्ति मत दो, सामर्थ्य दो। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे पुराण कह रहे हैं, ये हमारे वेद उपनिषद कह रहे हैं, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, ये हमारे भारत देश का कल्चर कह रहा है, ये मेरी सलाह नहीं है। सो मैंने कोई ऐसी धांसू बात नहीं की है जिससे आप तीनों इम्प्रेस हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं, ये मेरे घर की कोई बात नहीं है, जो मेरा अनुभव है, मैंने जो देखा, पढ़ा, समझा, अनुभव किया। और आज भी रूटीन में मैं बहुत सारे घरों में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की पर्सनल लाइफ की स्टोरीज सुनती हूँ। हस्बैंड लीड कर रहा है वाइफ को, वाइफ लीड करना चाहती है बच्चों को, बच्चे समझाना चाहते हैं अपने पापा को, और पापा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉस के साथ, बॉस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी बीवी के साथ, बीवी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वापस उसके बच्चों के साथ। मतलब इतनी पेचीदा वो जाली बन चुकी है। हर इंसान सहजता से त्याग कर दे और सहजता से स्वीकार कर ले,
तो उसकी ज़िंदगी में बैलेंसिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। सही बात है। और इसी में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो मेरा बेटा मोक्ष है, वो एक्चुअली मुझे ये नाम ही बताता कितना है प्यारा है ना, मोक्ष। Thank you. कि वो जब हम क्लास लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो पढ़ता है, कभी कभी सुनता है, एक हेडफोन ले लेता है। फिर मैं एक दिन उसको पूछा कि यार तू करता क्या है, क्यों मेरे से ऐसा करता है, तुझे क्या आया क्या? मतलब आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तब वो हेडफोन ले हाँ हाँ, एक हेडफोन वो ले लेगा, Okay. मेडिटेशन सुनेगा, कंटेंट सुनेगा और फिर अपनी मस्ती में रहेगा। और वो क्रिकेट खेलता है, कोचिंग करता है। उसकी एज क्या है? उसकी एज 12 साल है। हाँ। तो मैंने एक दिन उसको पूछा कि तू ये सब सीख के करता क्या है? बोला कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं, तू कुछ तो करता है। फिर वो मुझे बोलता है कि जब वो बॉल डालने वाला होता है तो मुझे पता है ये इन स्विंग जाएगा या आउट स्विंग जाएगा। सो अपने सिक्स सेंस के साथ हाँ वो जी, कनेक्ट हो हाँ, चुका वो है। लवली। मीन्स ये एक किसी एक पर्सन ने, जैसे हमारी फैमिली में मैं हूँ, मौलिक भाई है, कुछ स्टार्ट किया सीखने का, और जो भी सीखे और सीख रहे हैं, और जिसकी इम्पैक्ट बहुत ही फैमिली में आ रही है, फैमिली के बाहर भी लोगों में आ रही है। तो इसी को हम और भी आगे कैसे करें, इस पे आप कुछ? बस जो कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगी, बार बार ये कहूंगी, एडवाइस मत करो कभी भी किसी को। आप अपने आप को बेहतर बनाते जाओ, अपने आप में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते जाओ, अपने गोल्स को अचीव करते जाओ, कंट्रीब्यूशन करते जाओ। जब सामने से कोई आकर पूछे कि आपने ये कैसे किया, तब आप उसे फॉर श्योर बताओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा चुप रहे, आप कुछ जानते हैं और कोई दुखी है तो आप उसकी मदद ना करें। सबसे पहले जितना ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप इस स्पीड को बढ़ा पाएंगे, अपने ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे। खुद को इतना इवॉल्व करना है ना कि आपका इवोल्यूशन ही सामने वाले की क्यूरियोसिटी बन जाए कि यार आपने ये किया कैसे। यस। लोगों को काफी टाइम ये क्वेश्चन रहता है कि आज इंटरनेट के ज़माने में काफ़ी कुछ कंटेंट अवेलेबल है, सीखना ये बस वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एग्जैक्ट। तो वो सही जगह कैसे ढूंढे, सही गुरु या टीचर, या वो कैसे कर पाएगा? मैम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इनके बात में ही कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा ताकि क्वेश्चन का आंसर एक बड़े पैमाने पे मिले, बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख सके। आज की दुनिया में श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच बहुत पतली सी लकीर है। सबसे बड़ा झूठ लोग अगर जो बेच रहे हैं तो वो सो कॉल्ड जो अपने आप को कुछ कहना चाहते हैं वही लोग झूठ बेच रहे हैं, और उसी की वजह से चीज़ ये होती है कि लोगों को सच्चाई पे से भरोसा उठ रहा है। इस बात से तो मैं एग्री कर रही हूँ 100%। कि कई बार ये होता है कि कुछ सच्चे लोग उस चीज़ को बता रहे हैं, पर किसी ने आके उनके साथ पास्ट में इतना बड़ा धोखा कर दिया कि उनको सच्चाई पे ही यकीन नहीं है। आज उनके नसीब में का शायद, या ऊपर वाले ने चाहा तो वो चीज़ चैनलाइज होकर उनके पास जा रही कि बेटा तेरी सच्चाई ये है, तू ये चीज़ को डिजर्व करता है, इसलिए तुझ तक पहुंच रही है। पर उनके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है, जो पास्ट के ट्रॉमाज है, जो लोगों ने चीटिंग्स की है, वो उस लेवल तक गहरे गाँव हुए कि वो सच्चाई को फिर वो बोलते हैं ना कि दूध से जला हुआ इंसान छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो वाला सीन हो गया होता है। तो उनको किस तरीके से एहसास करा जाए कि भाई सच्चाई भी होती है इस दुनिया में? जैसे इन्होंने पूछा कि जिनको पता ही नहीं वो कैसे शुरू करें, और आपने मुझसे पूछा कि वो जो वेरी थीन लाइन, बहुत पतली सी लकीर है श्रद्धा और अंधश्रद्धा। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि मुझसे कुछ सीखा या मैं निमित्त बनी आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव लाने के लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्या वो मैं लेकर आई? नहीं। क्या वो मेरा नॉलेज लेकर आया? नहीं। नॉलेज तो किताबों में भी है और गूगल पर भी है, और अभी तो हम एआई के ज़माने में हैं, चैट जीपीटी। तो नॉलेज की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। ये जान लेना कि आप एक आत्मा हो, उससे क्या आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? ये एक इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन तो एआई भी देता है, इंटरनेट भी देता है, किताबें भी देती है।
मेरे प्रोग्राम में आकर आपकी जिंदगी इसलिए नहीं बदली क्योंकि मैंने आपको कोई नॉलेज दिया। सबसे पहले तो आपकी जिंदगी आपकी वजह से बदली क्योंकि जिंदगी बदलने का डिसीजन आपने लिया था, और वो डिसीजन जिंदगी बदलने का नहीं था। आपको तो पता भी नहीं था कि आप जो मेरे वर्कशॉप में आ रहे हैं या मुझसे कुछ भी सीखने आ रहे हैं उससे आपकी जिंदगी में या आपके फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स होंगे। वो जब आप आ रहे थे तब आपको नहीं पता था या नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। मैं भी अपने मेंटर के पास जा रही थी तो मुझे नहीं पता था कि वो मेंटर, चाहे वो जंगल वाले मेंटर है या स्नेह सर है जो इस प्रैक्टिकल दुनिया के मेंटर है, मुझे नहीं पता था कि वो मेंटर से मुझे क्या मिलेगा। क्या मैं कुछ पाने के लिए जा रही थी? नहीं। ना आप मुझसे कुछ पाने आए थे, ना मैं उनसे कुछ पाने गई थी। आपने अपनी जर्नी को शुरू किया था अपने आप को अलाउ करते हुए कि मैं कुछ अनुभव करना चाहता हूं। सामने वाला मुझे वो क्या अनुभव कराने के लिए निमित्त बनेगा, वो कौन सा माहौल क्रिएट करेगा जिसमें मुझे वो एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं भी अनुभव के लिए गई थी, आप भी अनुभव के लिए आए थे, लेकिन आपने रिस्क लिया था। सबसे पहला कदम अगर आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आप लाए, मेरे ये वाक्य का मतलब क्या है, हमारे जिंदगी में हम ही हैं जो वो बदलाव लाते हैं, क्योंकि हम पहले अपने आप को कन्विंस करते हैं कि मैं तैयार हूं रिस्क लेने के लिए, अपनी जिंदगी के कुछ घंटे, कुछ समय, कुछ दिन देने के लिए, कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने फोकस को इन्वॉल्व करके अपने आप को उस ढांचे में ढालने के लिए। अगर आपके अंदर की वो रेडीनेस नहीं होती, अगर वो समर्पण नहीं होता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती, एडवेंचर करने का आपका स्वभाव नहीं होता, तो अनुभव तो छोड़ो, नॉलेज तो छोड़ो, कुछ भी नहीं हुआ होता। आपको जो भी मिला है उसका कारण मैं नहीं हूं, उसका कारण आपकी एडवेंचर करने की आदत, आपका स्वभाव, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपकी तत्परता, आपकी तैयारी कि मैं कुछ अनुभव करना चाहता हूं, मैं कुछ नया जानना चाहता हूं, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं। चलो मैं जानूं तो सही। और ये जो आपने पूछा ना श्रद्धा और अंधश्रद्धा, उसके बीच का भी यही आंसर है। जब आप किसी के ऊपर भी भरोसा मत करो। जब आप लोग मेरे इवेंट में आए थे, वर्कशॉप में आए थे, मैंने क्या कहा था आपसे? मुझ पे भरोसा मत करो, ओके, खुद अनुभव करो। ओके, आपको लगे तो वो आपका सच, वरना जो मुझे लगा था वो मेरा सच। मैंने यही कहा था आपसे कि मैं जो भी नॉलेज, जो भी मेडिटेशन, जो भी टेक्निक्स, जो कुछ भी बता रही हूँ वो मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, वो मेरा सच है। आप उसे यूज करो, आपको रिजल्ट मिले तो वो आपका सच है, आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपको मुझे छोड़ देना है। मैं आपके लिए बनी ही नहीं हूँ। मेरे मोह में मत पड़ना। याद है ये सारे वाक्य? यस। तो जब आप किसी भी चीज को स्वार्थ के बगैर, अटैचमेंट के बगैर, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए जाएंगे ना, तो ना वो श्रद्धा है ना वो अंधश्रद्धा है। वो कंप्लीटली एक लॉजिकल ब्रेन जा रहा है, और अगर उस लॉजिकल ब्रेन को एक्सपीरियंस मिला तो वो क्रिएटिव ब्रेन को मैसेज देगा कि यार और आगे जाना चाहिए, और आगे अनुभव करने चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में इंटेलेक्चुअल को फॉलो करते हुए अपने इंट्यूशंस को सेंस करना शुरू करो। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका इंट्यूशन आपके इंटेलेक्चुअल को लीड करेगा, क्योंकि आप दुनिया में जितने भी प्रूफ, फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर लो, अल्टीमेटली सच्चाई जो आपका खुद का मन, खुद की अंतरात्मा, आपके इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग जो आपको कहती है ना, वो अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ होता है। और वो आप सब ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है, हर छोटी बड़ी बात में। वो जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये डायमेंशन के परे वाला एक्सपीरियंसेस है सारे, तो वो तो आप ही ने करवाए हैं। जो है ना श्रद्धा अंधश्रद्धा, किसी के ऊपर भरोसा करो ही मत, मुझ पर भी मत करो, दुनिया के किसी इंसान पर भरोसा मत करो। तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा का प्रश्न ही कहाँ है। लेकिन सीखने की तैयारी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी,
और बदलाव के एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए अगर आप किसी से जुड़ रहे हैं, किसी किताब से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंसान से, तो वो किताब, वो इंसान और वो ऑर्गेनाइजेशन चाहकर भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अवेयरनेस में वो बात अंदर तक है कि मुझे इम्प्रेस नहीं होना है, मुझे अपना सच ढूंढना है, मुझे अपना अनुभव करना है। वो अनुभव अगर मेरा सच है तो मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। वो कॉन्शियसनेस और वो ह्यूमन की अवेयरनेस अगर आपके अंदर है तो आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, आपका कोई फायदा उठा नहीं सकता। करेक्ट। एक सबसे महत्वपूर्ण इंसान जो आज काफ़ी लोगों के पूजनीय भी है और एक आज पूर्णिमा भी है, जो उन्होंने ये जर्नी को बहुत अच्छे से जिया है और लोगों को भी सिखाया है। एक दौर के बाद उनको जब वो एहसास हुआ था कि जो है वो अंदर ही है, मैं ही हूँ, तो वो पाना चाहिए या वो गोल करना चाहिए या खाली जर्नी में जाना चाहिए, तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है या उस डायरेक्शन में हम कैसे बढ़े? आप पैसे क्यों कमाते हैं? बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए। नीड फुलफिल होगी तो क्या होगा? मेंटल सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, संतोष मिलेगा। और क्या मिलेगा? मानो अच्छा घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, रिसोर्सेस, सक्सेस, व्हाटएवर, वो खरीदने के बाद, उसे भोगने के बाद आपको क्या मिला? एक वर्ड जिसके लिए हम सब दौड़ते हैं, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, खुशी। क्या ये खुशी हमेशा रहेगी? नहीं। बच्चा नहीं। गुजर गया तो? ओहो, ये क्या कह दिया आपने? ऑफ लाइफ। बिगेस्ट ट्रॉमा। इमेजिन नहीं कर सकते? नहीं। चौथा फेज याद करो, हाँ, जिसमें सब कुछ त्याग। छोड़ना था। त्याग। तो ये इमेजिन ही अगर हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम आध्यात्मिक नहीं है। हम अभी भी मोह में हैं, अभी भी हम माया में उलझे हुए हैं। अपने बेटे को हम अपना इसीलिए समझते हैं क्योंकि चौराहे पर 4 रास्ते के ट्रैफिक सिग्नल पर जो मजदूर का बेटा हमें दिख रहा है, उसको देखकर हमें खुशी नहीं होती या उसको देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, मतलब हम आध्यात्मिक नहीं हैं। घर पर जाकर जितना बाहें फैलाकर हम अपने बेटे को या बेटी को गले लगाते हैं, वो प्यार और सुकून अगर किसी गरीब को देखकर, उसके बच्चे को देखकर वो प्यार और सुकून महसूस नहीं होता, मतलब हम आध्यात्मिक नहीं हैं। मेरे लिए आध्यात्मिकता की परिभाषाएं बहुत अलग है। मैं महान बनने को नहीं कह रही हूँ, मैं सहज स्वीकार करने को कह रही हूँ। अगर वननेस को किताबों से पढ़कर, मेटाफिजिक्स से समझकर, किसी तपस्वी से जानकर बड़बड़ाना शुरू कर दिया तो आप तो एक रटा हुआ तोता हो जो भाड़े का ज्ञान बोल रहे हो। लेकिन अपने घर के बच्चे में और पड़ोसी के बच्चे में या किसी गरीब के बच्चे में आपको सेम प्यार और सेम करुणा उत्पन्न हो, तब मानना कि आपके अंदर की इंसानियत उजागर होना शुरू हो चुका है। इवोल्यूशन तो बाद में शुरू होगा। चाहे गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, जो भी है, उस शक्ति के साथ अगर हम कनेक्ट कर ले जो हम सबका सोर्स है, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने ब्रह्मांड को भी बनाया, जिसने सूरज को भी बनाया, जिसने इंसान को भी बनाया, जिसने प्रकृति को भी बनाया, जिसने सारे कण को, सारे अस्तित्व को और अस्तित्व विहीन अस्तित्व को भी जिसने बनाया, अगर उसके साथ हम रूटीन लाइफ में कनेक्ट करना सीख ले तो मृत्यु का भी तो हम सहज स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वो मृत्यु हमारे लिए मृत्यु नहीं होगी, वो शरीर का त्याग होगा और दूसरी शक्ति का सहज स्वीकार होगा। तो सवाल अगर ये है कि जो बुद्ध की यात्रा थी, क्या हमें उस यात्रा पर निकलना चाहिए? जवाब तो मैं इसका एक ही दूंगी कि खुद का जवाब खुद खोजो। इस धरती पर एक भी जीव, एक भी क्रीचर या एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो उस यात्रा पर नहीं है। हम सब उस यात्रा पर हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है कि वो यात्रा का टैग कौन सा है। क्योंकि जो बुद्ध में नहीं मानते
वो शायद कहेंगे कि हमें उस यात्रा पर नहीं जाना या वो यात्रा हमारा लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर किसी धर्म की या किसी किरदार की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर बात है शक्ति की, आपके सामर्थ्य की और इवोल्यूशन की। जिस पल हम जन्म लेते हैं उस पल मृत्यु जन्मता है। मृत्यु का जन्म हमारे जन्म के साथ होता है। तो अंत और आरंभ ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला। तो अगर सहजता से रूटीन लाइफ में 24 घंटे में 24 पल के लिए भी अगर उस सोर्स के साथ हम कनेक्ट कर सके अपने आप को जीते जी, तो क्या हमारे ह्यूमन बीइंग के पोटेंशियल में 4 चांद नहीं लग जाएंगे? 100%। विनाश तो होता रहेगा जब होना होगा, सर्जन भी होता रहेगा जब होना होगा, पर सबसे पहले हम अभी जो कर रहे हैं इस यात्रा में अगर उसका साथ मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। यस यस है ना? खुद से खुद खुद ही की का हंसी मुलाकात है, आपका साथ है तो क्या बात है। ये वैसे वाली बात है। सो बातों को विराम देते हैं अभी हम। सो अभी मेडिटेशन कर ले। साथी बिना संगी बिना एकला जवाना, एकला आव्या मनवा, एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना। Thank you.